नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है आपके सामने फ्रंट पेज पे ये देख सकते हो, कावड़ यात्रा को यूपी ने अलाउ किया है और सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई हम कल बात करेंगे, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आना था, क्योंकि कोविड केसेस आने जब सेकेंड वेव में शुरू हुए थे तो उस टाइम पर आपको पता है कि कुंभ मेला उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने तो कावड़ की यात्रा को कैंसिल कर दिया, पर यूपी ने डिसाइड किया है कि हम तो अलाउ करेंगे। तो ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट थी, उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, मतलब खुद से ही स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मुद्दे में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा और एक तरीके से हेल्थ क्राइसिस फिर से इमर्ज होके आ सकता है। तो देखो, इस मुद्दे को हम एक्सप्लेन पेज पे देखेंगे। कावड़ यात्रा के बारे में भी हम डिटेल जानेंगे क्यों होती है ये, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो राज्यसभा में हाउस लीडर के तौर पे अभी पीयूष गोयल जी को एक तरीके से लीडर बना दिया गया है उनको, क्योंकि पहले जो हाउस लीडर थे लोग राज्यसभा के, जो कि थावरचंद गहलोत जी थे, जो कि अब कर्नाटका के गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब उनकी जगह वैकेंट हो गई, तो अभी पीयूष गोयल रहेंगे राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस, ठीक है। तो ये इतनी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी राज्यसभा लोकसभा लीडर्स के बारे में, और लोकसभा के लीडर आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे लोकसभा से ही हैं, तो लोकसभा के लीडर हैं, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा एक न्यूज़ ये वाली है कि राजस्थान में भी अब देखो बातचीत हो रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम एक नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, नया कानून, जिसमें ये बोला जाएगा कि समय आ गया है। रघु शर्मा जी राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि समय आ गया कि हम दो हमारे एक, बोला इस पॉलिसी पे काम किया जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है काम का, बस पॉइंट था वो हमने देखा। इसके अलावा इधर देख सकते हो गवर्नमेंट ने एप्पल को भी, एप्पल आईफोन वाली, ठीक है, उनको भी लेटर भेजा था कि भाई आप कंप्लायंस क्यों नहीं दिखा रहे हो जो भी नए आईटी रूल्स आए हैं उनको लेकर के। तो उसमें उस लेटर को विड्रॉ किया गया है जो एप्पल को भेजा गया था। विड्रॉ क्यों किया गया है जानेंगे इस मुद्दे को। इसके अलावा यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी एससीओ की मीटिंग में गए हुए हैं, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं वो यहाँ से जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें, केरला में एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने की बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसमें उस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम की बात की जा रही है, राइट, जो कि कासरगोड, जो कि डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ से थिरुवनंतपुरम, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक अराउंड 600 किलोमीटर की डिस्टेंस का ये प्रोजेक्ट है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट की बात की है, बस इतना ही है। और बाकी तो देखो पॉलिटिकल चीज़ें हैं कि पिनाराई विजयन जब फिर से बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, तो उनकी विजिट है इस इलेक्शन के बाद में, पहली दिल्ली में मीटिंग हुई है इनके अलग अलग जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में। वो इतना हमारे काम का नहीं है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है। एक तो कावड़ वाला तो मैं बता ही चुका हूँ, उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसको। और साथ में ये ब्यूटीफुल गेम की अगलीनेस, क्या अगलीज वहाँ पर हुई है जब यूरो कप फुटबॉल का फाइनल मैच खेला गया और उसमें इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो इंग्लैंड में आप देखो कि कितने बुरे तरीके से वहाँ के जो फैंस थे, फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल फैंस थे, उन्होंने रेसिज्म को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। आप देखोगे वहाँ पर गुंडागर्दी बिल्कुल खुले सड़कों पे, आप देखो वहाँ पे खुली सड़कों पे पेशाब करना है या फिर जो भी ब्लैक्स हैं उनके अगेंस्ट में अटैक करना है, ये सारी चीज़ें। और ये कोई इंग्लैंड में ही कन्फाइंड नहीं है, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है अलग अलग, क्योंकि यूरोप में फुटबॉल के लिए वो लोग डाई हार्ड फैंस होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर क्रिकेट का होता है ना, इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया, उस तरीके से वो वाला सीन है, ठीक है। जानेंगे एक दो कुछ पॉइंट्स हैं रेसिज्म को लेकर के वो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखो डिसमिस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है वो जानेंगे, ठीक है। इकोनॉमी पेज पे थोड़ी बहुत समरी लेने के साथ साथ में एक छोटा सा ये आर्टिकल है, वही काम का लग रहा है मुझे यहाँ पे, दैट इज़ कि मास्टर कार्ड जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड ही आता है ना, इनको जो कंपनी लेके आती है, ठीक है, बैंकों के साथ कोलैबोरेट करके, मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, तो मास्टर कार्ड को अभी आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप नए क्लाइंट्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया। जानेंगे वो नॉर्म्स क्या थे। इसके अलावा एक बार समरी ले लेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा डाउन हुआ है, दैट्स गुड। तालिबान का क्या स्टेटस चल रहा है, इससे संबंधित हम 3 न्यूज़ देखेंगे, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है और एक स्टेटस आपको समझ में आएगा।
साथ में श्रीलंका डेट क्राइसिस में फिर से फंस पड़ा है, जानेंगे मुद्दे को पूरा डिटेल में। और इसके अलावा आप देखोगे इधर यूएई ने देखो तल अवीव दैट मीन्स इजराइल की कैपिटल में अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है। तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जो ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनके और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता है, ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी यूएसए की मीडिएटरशिप में। तो ऐसे में एक आउटकम निकल के आ रहा है, ये क्या कि एम्बेसीज खोलनी शुरू कर दी है इन अरब कंट्रीज़ ने, ठीक है। बाकी इसके बाद में स्पोर्ट्स पेज है, थोड़ा बहुत एक बार नज़र डाल लेंगे इस पर भी, ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में जो भी हमारे पास में कुछ न्यूज़ है उनको। देखो फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ क्या है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नए रूल्स रिलीज़ किए हैं जिनको आईटी रूल्स बोले जा रहे हैं, जिनमें 26 मई तक की डेडलाइन दी हुई थी कि 26 मई तक जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, उनको इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को एक तरीके से कंप्लाई करना था। पर ऐसे में एप्पल जो कि आई मैसेंजर करके एक एप्लीकेशन यूज़ करता है, ठीक है, आई मैसेज, तो उसके अंदर वहाँ पर मैसेज का ट्रांजैक्शन उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कि आप व्हाट्सएप के ऊपर करते हो या फिर कोई और दूसरी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे कुछ यूजर्स अपनी एक तरीके से अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, पोस्ट डालना, इमेजेस शेयर करना, वीडियोस शेयर करना, वो सारे काम। तो इन आईटी रूल्स के बेसिस पे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी किसको बोला गया? जिस प्लेटफॉर्म के पास में 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हों। तो ऐसे में 50 लाख का मतलब क्या हो गया? 5 मिलियन, ओके, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया। अब आई मैसेज जो है उनके पास में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अराउंड 2.5 करोड़ इंडियंस हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में ये भी एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हो गया। पर इसमें लेटर जो भेजा गया था ना एप्पल को कि भाई आप क्यों नहीं कंप्लाई कर रहे हो इन रूल्स के साथ में, तो एप्पल की तरफ से जो जवाब आ रहा है, वैसे तो देखो ना तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रही थी रिपोर्टर्स को, ना ही एप्पल के तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। पर जो पॉइंट यहाँ पर फिर भी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत की तो ये निकल के आया कि एप्पल का जो आई मैसेज है ना, ये एप्पल के साथ में इंटीग्रेटेड है। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करो उस पर अलग से व्हाट्सएप को जैसे डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐसा प्रोविज़न वहाँ पे नहीं है। तो एक ये मुद्दा थोड़ा सा बताया जा रहा है। बाकी इसके अलावा जो भी प्रोविजंस इन आईटी रूल्स में हैं उनके बेसिस पे ये एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में आता है। पर वही चीज़ है कि लेटर को क्यों विड्रॉ किया जब आपने उस लेटर को भेजा है वहाँ पे, तो ये क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये छोटी सी बात थी, वो हमने देखी। अब चलते हैं, देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी गए हुए हैं एससीओ की मीटिंग के लिए दुशांबे, ठीक है। तो देखो इन्होंने साफ साफ क्या कहा है, अपने स्टेटमेंट को एकदम क्लियर। देखो एससीओ के बारे में हमने देखा 8 मेंबर्स हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इसमें चाहे रशिया की बात करो, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब मेंबर्स हैं। तो इन्होंने अपना सीधा स्टेटमेंट दिया है जब वहाँ पर रशिया के, चाइना के और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स वहाँ प्रेजेंट थे, और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल भी अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोर्सफुली अगर वहाँ पर कोई भी पावर ग्रैब करता है, जैसे कि तालिबान करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बहुत हद तक कर भी चुका है, बोलो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें अफगानिस्तान के फ्यूचर को वैसा नहीं बनाना जो कि अफगानिस्तान का पास्ट रह चुका है। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब देखो छोटा सा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोहा प्रोसेस, दैट मीन्स टॉक्स इन कतर, कतर की कैपिटल है दोहा, मॉस्को फॉर्मेट जो कि रशिया ने लीड की, इस्तांबुल प्रोसेस जो कि टर्की ने इनिशिएटिव लिया, ये सारे के सारे मुद्दे किससे संबंधित हैं? ये जी अफगानिस्तान में पीस स्टैब्लिश करने के लिए इंट्रा अफगान टॉक्स से संबंधित हैं ये तीनों के तीनों मुद्दे। ये क्वेश्चन सीधा प्रीलिम्स में बन सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिसेंटली दोहा प्रोसेस, मॉस्को फॉर्मेट, इस्तांबुल प्रोसेस, ये न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड है? तो अफगानिस्तान इश्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन बन गया आपके लिए सीधा। आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज पे सीधा। ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है ये दुशांबे में हो रही है, दुशांबे कैपिटल है तजिकिस्तान की। अच्छा, अब आपके लिए थोड़ा मैपिंग का क्वेश्चन है कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, जिसमें आप तजाकिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो स्थान हैं इनकी कैपिटल्स को नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इस तरीके से लोकेट करके देखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है इस पर कि आप लोकेट करो इन कैपिटल्स को नॉर्थ साउथ में, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। अब चलते हैं वर्ल्ड पेज पे सीधा।
फ्रंट पेज की न्यूज़ को एक्सटेंड करते हुए हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। तो देखो तालिबान जो है वो लगातार अफगानिस्तान में की प्लेसेस को ग्रैब कर रहा है, और अभी जो लेटेस्ट जो प्रोविज़न है या फिर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये कि पाकिस्तान में जहाँ पे क्रॉसिंग होती है ना बॉर्डर की, डुरंट जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर अफगानिस्तान में ये तालिबान की पकड़ बन चुकी है। आप देखोगे यहाँ पर अफगानिस्तान से अब यूएसए की और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब यूएसए के वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में जब अटैक कराए गए थे प्लेन्स से, तो कराने वाला बंदा कौन था? ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का लीडर। और अलकायदा को पेट्रोनिस कौन दे रहा था उस टाइम पे? तालिबान ही दे रहा था। तो ऐसे में उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने अब इस विड्रॉवल के लिए कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत साबित होने वाला है, जो ये वेस्टर्न आर्मीज निकल रही है ना यहाँ से यूएसए से, इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान की औरतों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि तालिबान जो है वो वहाँ पर शरीयत लॉ कानून लगाने की कोशिश करेगा, शरीयत लॉज के बेसिस पे। तो मतलब वहाँ की औरतें या वहाँ का जो यूथ जिस तरीके से अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर चुका है पिछले 20 सालों में, बोलो उसको एक शॉक लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी दुखद बताई जा रही है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा एक इंटरव्यू में। देखो इन्होंने अफगानिस्तान में क्यों एक तरीके से यूएसए ने एंट्री मारी थी, इसके पीछे वजह देखो कि जब 9/11 अटैक हुआ था ना वॉशिंगटन पे, तो उस टाइम पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने तालिबान को कहा था कि आप अलकायदा के लीडर को हमें हैंड ओवर कर दो, ओसामा बिन लादेन को। पर उस टाइम पर तालिबान का लीडर था मुल्ला उमर, उसने मना कर दिया, बोला कि हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ऐसे में फिर तालिबान को डिसमेंटल करने के लिए फिर यूएसए लेड कोalition की जो मिलिट्री है उन्होंने इन्वेड किया था। तो ये मुद्दा है। ठीक है, फिर वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है टेरर से रिलेटेड, ये इसीलिए मैं यहीं पे ले लेता हूँ। 9 चाइनीज इंजीनियर्स की डेथ हो जाती है, 13 जनों की टोटल डेथ। होता क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमें भी पता है कि $60 बिलियन के लगभग चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें 9 इंजीनियर एक बस में जा रहे थे। ठीक है, खैबर पख्तूनवा जो कि पाकिस्तान की आप कह सकते हो नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड ये प्रोविंस है, तो वहाँ पर इस बस पे अटैक कर दिया जाता है और उसमें 9 इंजीनियर की डेथ हो जाती है। तो देखो अब चाइना पर भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं, ये चीज़ अब समझने वाली बात। अब चाइना ने भी क्या कहा इधर देखो तालिबान से बातचीत में, कि आप जो भी टेरर फोर्सेज हैं, पर्टिकुलर चाइना इंटरनेशनल टेररिज्म को इतना ज़्यादा डील नहीं कर रहा है, वो केवल सिंजियांग रीजन में जो उइगर मुस्लिम्स के लिए फाइट करने वाला जो मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप है जिसको बोल रहे हैं ETIM ग्रुप। ठीक है, तो ये नाम आप लिख लेना, ETIM ग्रुप अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये चाइना के सिंजियांग रीजन में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो तालिबान को ये बोला जा रहा है चाइना के द्वारा कि आप उसके साथ में अपने लिंक्स तोड़ दो, तब जाकर के हम आपके साथ में एंगेज करेंगे। बाकी तो आपको पता ही है होगा क्या, जाने भगवान। बाकी फिलहाल तो तालिबान अपनी तरफ से पूरी पकड़ बना चुका है। हमारी तरफ से एक ही चीज़ बोलते हैं हम कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक मैनर में काम हो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंश्योर हो, इंट्रा अफगान टॉक्स के बेसिस पे ही आगे बढ़े वो लोग। ठीक है, अब चलते हैं पीछे फिर से, सेम उसी लाइन में और कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ी सी। एक न्यूज़ पेज नंबर 2 पे है ये, कि LAC पे जो सिचुएशन है वो हमारे रिलेशंस को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, वैंग यी, चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को कहा है कि आप जिस तरीके से यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो 100% अनएक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, वैसे तो देखो लद्दाख में अभी जो आप देखोगे पैंगोंग शो वाले रीजन से जब से डिसएंगेजमेंट हुआ है, ठीक है, चाइनीज़ मिलिट्री ने भी विड्रॉ किया है, हमारी मिलिट्री भी पीछे आई है। ओके, तो उसके बाद में ज़्यादा कुछ एस्केलेशन देखने को नहीं मिला, पर अभी भी दूसरे सेगमेंट्स में कोई आउटकम, कोई फेवरेबल रिजल्ट अभी नहीं मिल पा रहा है। और बाकी जितने भी हॉटस्पॉट्स थे जहाँ जहाँ पर भी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ मिलिट्री आमने सामने खड़ी है, तो वहाँ पर अभी भी कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हो पा रही है। वैसे तो मिलिट्री लेवल पे डायलॉग्स बहुत हो रहे हैं पर आउटकम कोई भी नहीं मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिए गए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा SCO की जो साइडलाइंस में जो मीटिंग हुई अपने काउंटर पार्ट के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे। कावड़ यात्रा से संबंधित ये आर्टिकल है जिसमें लेजेंड्स मतलब स्टोरीज क्या है, देवता कौन से इसमें इन्वॉल्व है, रूट क्या है और अभी पॉलिटिक्स क्या चल रही है वो। तो सबसे पहले आप रूट देखो, जहाँ जहाँ से भी देखो, कावड़ का मतलब ये होता है कि जब सावन का महीना आता है, श्रावण मंथ जब आता है, ठीक है, हमारे जो हिंदू मंथ्स है ना हिंदू कैलेंडर में, श्रावण मंथ जब आता है
तो उसमें जो डेवोटीज होते हैं ना, सॉरी, जो भी आप कह सकते हो कि भक्तगण जो होते हैं, ठीक है, डेवोटीज, वो क्या करते हैं, शंकर भगवान के लिए जल लेकर के आते हैं कुछ पात्रों में। पिक्चर्स का मतलब हो गया पात्र, ठीक है, वो कोई भी छोटा लोटा हो सकता है, कोई बड़ा मटका हो सकता है, कैसे भी करके। तो वो पानी इकट्ठा करेंगे, पानी कलेक्ट करेंगे कहाँ से, गंगा या कोई दूसरी होली रिवर, कोई भी पवित्र नदी या कोई भी पवित्र स्थान जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जिसको हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर या हमारे जो भी पूजा पाठ के तरीके हैं उनमें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रिकॉग्नाइज की हुई है। तो वहाँ से क्या होता है, वो अपने पिचर में पानी भरते हैं और अपने कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर एक पूरी स्टिक से बंधी हुई एक इस तरीके का पैटर्न होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखा हुआ होगा, इस तरीके से स्टिक होती है जो कि यहाँ से शोल्डर पे आ जाएगी और इधर वो जो पिक्चर है, पानी का बर्तन है, वो इधर यूँ लटका लिया जाता है, ठीक है। ऐसे लटकाने के बाद में फिर वो पानी भर लिया इसमें पिक्चर में, यहाँ पे ये बर्तन है, ये 2 बर्तन हो गए, और फिर बाद में आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक ग्रुप में निकलते हैं और मुंह से बोलते जाते हैं बोल बम जय शिव शंकर, ऐसे करके। तो लगभग 100 किलोमीटर के लगभग मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ से वो पानी लेते हैं और फिर उसके बाद में जाते हैं। तो पानी ले जा करके कहाँ पर चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में, लॉर्ड शिवा के टेम्पल में। और वो मंदिर है वो आसपास के एरिया में, जैसे मान लो कि कोई इंडिविजुअल, आप मान के चलो जयपुर से हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो जयपुर से अगर कहीं पे भी कावड़ लेने के लिए कहीं जाता है, जैसे कि यहाँ से नियर बाई अगर होली प्लेस की बात करें तो पुष्कर तीर्थ आता है अजमेर में, तो वहाँ से कावड़ भरी अपने जो बर्तन हैं, लोटे हैं, वो भरे, और वहाँ से फिर नंगे पाँव आएंगे कहाँ, अपने घर के पास में, और घर के आसपास में जो भी मंदिर होगा। वैसे तो फेमस बहुत सारे और भी शिव टेम्पल्स हैं जिनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको, पर उनके बजाय नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि वो अपने घर के आसपास में जो शिव टेम्पल होता है वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं। तो ये जो पानी चढ़ाने का जो ट्रेंड है ना, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसी है कि आपने कभी अगर विष्णु पुराण या समथिंग टीवी पे सीरियल्स देखे हों तो वहाँ पर आप देखते हो समुद्र मंथन होता है, ठीक है, जिसमें शेषनाग को एक रस्सी की तरह टाई कर लिया जाता है, बीच में एक पिलर होता है, एक तरफ देवता होते हैं, एक तरफ दानव होता है, और वो पुल करते हैं इसको, ठीक है, खींचते हैं, और इसके मूवमेंट से, चर्निंग मोशन के चलते इस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि बारी बारी से डिवाइड होती रहती है। एक देवताओं के पास गई, एक दानवों के पास गई, फिर देवताओं के पास गई। ऐसे में जब नंबर आता है, एक बार तो अमृत का नंबर आता है, एक बार हलाहल का नंबर आता है। तो जब अमृत का नंबर आता है तो इसके लिए तो देखो सब फाइट करते हैं, देवता भी और दानव भी, कि हमारे हाथ लग जाए। पर हलाहल, दैट मीन्स लैदल पॉइजन, बहुत ही खतरनाक जहर, उस जहर को पीने के लिए कोई तैयार था नहीं। अब देखो समुद्र मंथन से जो भी निकल गया था ना, उसको एक्सेप्ट करना सबके लिए ऑब्लिगेटरी था। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था कि इस हलाहल को कौन कंज्यूम करे, क्योंकि इसको जो भी कंज्यूम करेगा वो खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक वो पॉइजन था। तो फिर बाद में रिक्वेस्ट करने के लिए भगवान शिव के पास जाया जाता है। भगवान शिव जो हैं उस हलाहल, उस जहर को पीते हैं, और ऐसे में उस जहर को शरीर से नीचे ना उतार करके अपने गले में ही स्टोर कर लेते हैं। तो उनका जो गले का रंग है वो पड़ जाता है नीला। तो ऐसे में नाम पड़ गया भगवान शिव का नीलकंठ। तो ये जो जहर का जो असर है उनकी बॉडी पे, उसको थोड़ा डाउन करने के लिए ये पानी चढ़ाया जाता है श्रावण के महीने में। तो ये इसके पीछे एक स्टोरी है, राइट। अब इसमें देखो अलग अलग जगहों से पानी लिया जाता है, जैसे कि हरिद्वार हो गया गंगा किनारे, गौमुख है गंगोत्री वाला उत्तराखंड से, ठीक है, सुल्तानगंज बिहार में, यहाँ से भी, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, अयोध्या, वाराणसी, यहाँ से पानी भरा जाता है कावड़ में और ले जाया जाता है अपने घरों पे, और पानी फिर चढ़ाया जाता है मंदिरों में, ठीक, घरों में तो क्या, मंदिरों में, सॉरी। अब वो शिवलिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, शिवलिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग, मेन जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भी पानी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पूरा महादेव मंदिर भी है एक, ठीक है, औगरनाथ मेरठ में है, काशी विश्वनाथ वाराणसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर की देखो गंगा आरती पूजा आती रहती है, और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो वहाँ जाते भी रहते हैं। बैद्यनाथ धाम देवगढ़ झारखंड, यहाँ पर भी ये पानी चढ़ाया जा सकता है, और या फिर अपने घरों के आसपास में जो मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा मुद्दा था। बाकी इसमें मैपिंग में आप देख सकते हो कि कहाँ से गौमुख, हरिद्वार, ये गंगा की ट्रेसिंग है, ठीक है। इधर से ये रिवर आ जाती है घाघरा रिवर, ठीक है, और घाघरा रिवर के पास में आप देख सकते हो वहाँ पर सरयू रिवर, अयोध्या, वहाँ पर भी पानी लिया जाता है, वहाँ से भी लिया जाता है, ठीक है।
ये देख सकते हो आप पूरा ट्रैक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जगह जगह पे ये मंदिर है, वहाँ पे पानी चढ़ाया जाता है ले जा करके। तो देखो ये तो हो गई पूरी, हमने लेजेंड समझ लिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देखो पिछले साल तक की जो न्यूज़ अभी तक मिली हुई है उनमें ऐसा कुछ डाउट है कि जब जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है तो आजकल क्या है, एक तो ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि क्राउड एक साथ निकलती है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, पिलग्रिम्स जो हैं, जो भी तीर्थ यात्री जाते हैं वो भगदड़ के चलते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है। तो जब भी कभी ऐसा बड़ा कोई एक तरीके से मार्च निकलता है या फिर ये कांवड़िए जब एक साथ निकलते हैं तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं और करने होते हैं। यूपी के पुलिस एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी के द्वारा ये बातें बताई जा रही है। और बात आ जाती है फिर बाद में फ्लावर्स एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का ऐसा सीन है कि अभी तो फिलहाल तो यूपी में आदित्यनाथ सरकार चली रही है, तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर ब्लेम करते हैं कि कांवड़ियों का ध्यान नहीं रखते थे आप लोग। पर वही चीज़ है कि पॉलिटिक्स वाला मुद्दा हम ना डिस्कस करें तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, फूल बरसाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पर वहाँ पर पॉलिटिक्स का मुद्दा आ गया इसलिए हमें थोड़ा सा हटना है। बस इतना सही है कि एसपी की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार, उसको ब्लेम कर रहे थे योगीनाथ जी। तो ऐसे में क्या किया इन्होंने कि हेलीकॉप्टर से ऊपर ड्रोन से वो कराए, फूल बरसवाए, है ना, कि हाँ जी बहुत मतलब एक तरीके से वेलकमिंग एक जेस्चर देने के लिए ये चीज़ें बताई जा रही है। पॉलिटिक्स इतनी काम की नहीं है। मुद्दा जो था वो आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अग्लीज ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। देखो इंग्लैंड जैसे ही हारा ना, और ये तो एक फुटबॉल स्टेडियम है इंग्लैंड में जिसका नाम है विम्बली, वहाँ पर आप देखो किस तरीके से लोग मारकाट पे उतर आए। यहाँ पर आप देखो पुलिस ने बैरिकेड्स क्रिएट किए कि कोई भी अटैक ना कर दे। तो ऐसे में ये जो मुद्दा है ना फुटबॉल के लिए, जो भी प्यार है इंग्लैंड में या फिर यूरोप में, इसको लेकर के फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सट्रीमिज़म देखने को मिलता है। लड़ाइयाँ होती है, गैंग्स आ जाती हैं, बिल्कुल रोड पे उतर आती हैं, एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आती हैं। ठीक है, सेम चीज़ आप देख सकते हो ब्रसल्स बेल्जियम में भी हुआ था एक बार 1985 में जब यूरोपियन कप फाइनल खेला गया था। ठीक है, इसी तरीके से हिल्सबोरो डिजास्टर ये भी हुई है। तो ये कोई पहला काम नहीं है, इस तरीके से मारकाट हर बार होती रहती है। पर प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जब इनको आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे देखना शुरू करते हो। क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग क्या अपने आप को समझते हैं, सुपीरियर क्लास के समझते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट कोई है नहीं। तो उस केस में क्या हो गया कि वहाँ पर इंग्लैंड में या फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करो तो जो लोग स्लेवरी के टाइम पे, जब स्लेव ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे अफ्रीका से एक तरह रीलोकेट कर दिए गए थे या फिर वो लोग यूरोप में ही सेटल हो गए थे, तो उन लोगों के साथ में रेसिस्ट बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को रेशियल टारगेटिंग होती है। बताया ये जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि जब भी फुटबॉल मैचेस होते हैं तो आप देखो इंग्लैंड की टीम में भी बहुत सारे ब्लैक्स खेलते हैं, तो उन लोगों को उस टाइम पर तो प्रेज़ किया जाता है जब जब वो जीतते हैं, और जैसे ही वो हार जाते हैं फिर उसके बाद में उनके खिलाफ में अलग अलग गलत स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए जाते हैं। तो वाइट सुप्रीमेसी को वो अपने आप में ज़्यादा एक तरीके से इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लैक्स को देखो या फिर एथनिसिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कोई भी एथनिक ग्रुप अगर दूसरी कल्चर से बिलोंग करता है तो भी उनको परेशानियां होती हैं। और आप देखो कि वहाँ पर इसको कल्चर वॉर भी बोला जाता है कि जो भी हो रहा है ना, मतलब ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है जो कि बिल्कुल फेवर करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा, इस चीज़ को फेवर करता है, तो वो तो इसको कल्चर वॉर बोलते हैं कि वाइट कल्चर जो है वो सुप्रीम है दूसरी कल्चर्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे में अगर वो अटैक करते हैं तो वो चीज़ ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड, रेसिज्म से रिलेटेड आपको पता ही है ऑली रॉबिन्सन वाला केस जो हमने डिस्कस किया था, इंग्लैंड के क्रिकेटर जिनको इंटरनेशनल गेम से बिल्कुल सस्पेंड ही कर दिया है। ठीक है, जो कि उन्होंने 2012-13 के अंदर कुछ ट्वीट्स किए थे ब्लैक्स के ऊपर। तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं कि अभी भी रेसिज्म बहुत ज़्यादा रूट्स अच्छे से पकड़े हुए हैं और ये ख़त्म होने के चांसेस ही नहीं ले रहा। क्यों? वहाँ पर भी फिर वही है, डेमोक्रेसी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और जहाँ पर भी आप मेजॉरिटी के फेवर की बात कर दोगे वहाँ पर वोट्स अपने आप ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पॉलिटिक्स जहाँ पे घुस गई ना तो वो चीज़ें फिर करेक्ट होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से देखो ब्रेग्जिट हो चुका है तो कंजर्वेटिव बिहेवियर वैसे ही वहाँ पे चल रहा है। तो जो लिबरल बिहेवियर यूरोपियन यूनियन के साथ में ब्रिटेन या फिर यूके अख्तियार करके रख रहा था
उसमें भी और ज़्यादा डाइल्यूजन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिसमिसल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। देखो अभी क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे में वहां पर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कश्मीर के कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया। और डिसमिस करने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है कि इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक है। और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लीड करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके भी दो बेटे, एक का नाम है हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सैयद सलाहुद्दीन, उसके दो बेटों को भी इसी पर्टिकुलर मूव में रिमूव कर दिया गया है जॉब से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ से डील करता है कि जो भी सिविल कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं, जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिसमिसल से, रिमूवल से या उनकी रैंक को रिड्यूस करने से संबंधित ये आर्टिकल 311 में है। अब आर्टिकल 311 में क्लॉज 2 क्या कहता है, वो ये कि कोई भी सिविल सर्वेंट को आप डिसमिस नहीं कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो, उसकी रैंक में रिडक्शन नहीं कर सकते हो, छोड़ के एक मुद्दे को, वो क्या, अगर आपके पास में कोई रीजनेबल एक तरीके चार्जेस मिल रहे हैं या कोई क्रिमिनल इशू आपको फेस करने को मिल रहा है कि हाँ वो सिविल सर्विस में रहते हुए इंडिविजुअल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट हो रही है, थ्रेट बन रही है, तो ऐसे में केवल और केवल ये मुद्दा। अब आप एक स्टेटमेंट को एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट after an inquiry which he has been informed of the charge and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। मतलब ये जो इंडिविजुअल जिनको रिमूवल किया गया है 11 को, इनके खिलाफ में इंक्वायरी बैठेगी और उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि हाँ आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो कि आप सही हो या गलत हो। तो ऐसे में इंक्वायरी में अगर पता पड़ गया कि हाँ वो लोग गलत थे, तब उनका रिमूवल इजीली किया जा सकता है। तो ये तो बोलता है 311 क्लॉज 2। इसी का सब सेक्शन 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी क्या कहता है, हाउएवर ये क्लॉज क्या कहता है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई वेयर द प्रेसिडेंट और गवर्नर, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। जैसे कि अब सिविल सर्विसेज की बात करो तो आईएएस आईपीएस की बात करो तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और अगर नॉर्मली आप देखो कि यूटी में अगर वो काम हो रहा है, मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, तो प्रेसिडेंट का नाम आ जाएगा, और जहां पर स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो गवर्नर का काम आ जाएगा। तो बात फिर क्या आ जाती है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई where president or the governor is satisfied that the interest of the security of state it is not expedient to hold in such inquiry। अगर यहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर जैसा भी केस है जो मैंने बताया आपको, तो उस केस में अगर इनको ये लगता है कि अगर इंक्वायरी बिठा देंगे तो स्टेट की सिक्योरिटी को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में बिना इंक्वायरी के भी रिमूवल किया जा सकता है। समझ गए? तो ये सब सेक्शन सी बोल रहा है और इसी के तहत इनका रिमूवल कर दिया गया है बिना कोई इंक्वायरी के सीधा। क्योंकि अगर बोले कि इसका आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी ये कहता है कि अगर इंक्वायरी बिठा दी और उसकी वजह से अगर स्टेट सरकार को या फिर जो भी स्टैब्लिशमेंट हो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो इंक्वायरी को बाईपास करो और प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डर देकर के उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है पूरी की पूरी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले हुआ करता था उसमें भी सेक्शन 126 में दिया हुआ है प्रोविजन कि सिविल सर्वेंट्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, कि अगर उनको रिमूवल करे तो वही अथॉरिटी रिमूव कर सकती है जो उनको अपॉइंट कर रही है। ठीक है, उस अथॉरिटी से कम डिग्निटी वाला कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। जैसे कि आईएएस ऑफिसर, जैसे आप अगर सेलेक्ट होते हो और डेफिनेटली होगे, आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाएगा, तो आपको रिमूव करने की पावर्स भी फिर बाद में प्रेसिडेंट के हाथ में ही है। प्रेसिडेंट से नीचे की रैंक का कोई नहीं कर सकता है, तो ये सेफ गार्ड हो गया आपके लिए। इसी के साथ में आर्टिकल 311 जो है इसको प्रोटेक्शन के तौर पे देखा जाता है कि हाँ सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब बात ही आ जाती है कि चार्जेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है क्या नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में तो यही मुद्दा है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको एक तरीके से टास्क फोर्स स्टैब्लिश की गई थी, जिसमें काम ये था, वहाँ पर टास्क फोर्स को चेयर कौन कर रहे थे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ही, आप देखो, स्पेशल टास्क फोर्स दैट वाज हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की चेयरमैनशिप में ये एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट होम, लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर के मेंबर्स भी थे। और उन्होंने फिर बाद में शॉर्ट लिस्टिंग की और पता पड़ा कि ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सरकारी काम भी कर रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मेन तो देखो जमात ए इस्लामी और एक यहाँ पे देख सकते हो दुख्तारन ए मिलात, इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। एक तो पाकिस्तान के साथ में इनके लिंक है और दूसरी ये जो स्टाफर्स हैं इनके लिंक इनके साथ में, जो कि सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं कि हाँ जी जम्मू कश्मीर को हमें अलग करना है। तो ऐसे में इंडिया की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल था तो ये एक्शन लिया गया है। रेमेडी क्या है? अब केवल हाईकोर्ट में इस एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है, ओके। तो इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमिटी EGAC, ये भी देखो वैली में पहले मतलब वहाँ पे कश्मीर वैली में ये कमेटी है जो ये कह रही है कि जो अभी एक्शन लिए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री के स्पिरिट और लॉज की स्पिरिट के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी देखो बहुत बार रिमूवल किया जा चुका है 1986 में, ठीक है। अभी आप देखोगे कश्मीर जो सेपरेटिस्ट लीडर है जिनका नाम है प्रोफेसर अब्दुल गनी भाट, प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ सराफ, इनको भी रिमूव किया गया था। पर देखो उस टाइम पे सरकारें क्या थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 1990s में आपको पता है कोalition गवर्नमेंट थी, तो ऐसे में विड्रॉ करने पड़ गए थे जजमेंट्स, ठीक है। PDP और BJP की सरकार बनी थी जब वहाँ पे 2016 में कश्मीर में, उस टाइम पर भी कई सरकारी नौकरों को इस तरीके से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने एंटी नेशनल प्रोटेस्ट करने की शुरुआत कर दी थी। तो ऐसी है बातें, समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। इकोनॉमी में देखो सिंपल सा एक तो ये है कि वैक्सीनेशन से संबंधित चीज़ है, फ्लायर्स को जो भी प्लेन का यूज़ कर रहे हैं काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो डिमांड देखो अभी भी फंसी पड़ी है। फ्यूल स्कीम्स की अगर बात करें तो फ्यूल की डिमांड भी कम है, अभी तक भी पेट्रोल डीजल की डिमांड प्री कोविड एरा के इक्विवेलेंट नहीं पहुंची है। मेजर कंपनीज हैं वो कई कोशिशें कर रही हैं, ये बातें देखो कोविड से रिलेटेड है, टेम्परेरी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखो ट्विटर ने एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रिलीज़ की है कि दिसंबर 2020 से लेकर के जुलाई के बीच में, अब तक जुलाई के बीच में इंटरनेशनली ट्विटर के पास में जितनी भी रिक्वेस्ट आई है ना कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो बोला उसमें 25% तो इंडिया से आई है, ये चीज़ बताई जा रही है। एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मास्टर कार्ड को RBI ने मना कर दिया कि आपने डेटा स्टोरेज डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं किया ना, अब आप नए क्लाइंट्स नहीं बना सकते हो, और बैंकों को भी गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई है। तो मुद्दा ये है कि RBI ने अभी आपका देखोगे कि लोकलाइज डेटा स्टोरेज के लिए एक सर्कुलर रिलीज किया था 6 अप्रैल 2018 को। यहाँ पे देखो आप RBI का एक सर्कुलर जिसमें स्टोरेज ऑफ द पेमेंट सिस्टम डेटा कि जो भी लेन देन हो रहा है मास्टर कार्ड के थ्रू, या मास्टर कार्ड नहीं जितने भी लेन देन हो रहे हैं ऑनलाइन या फिर ATMs के इनके, तो बोलो उनसे संबंधित जो भी डेटा है ना आप उसको इंडिया में ही स्टोर करो, कहीं दूसरी जगह पे नहीं। तो डेटा लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम किया RBI ने, और उनके कंप्लायंस को जब चेक किया तो पता पड़ा कि बहुत सारे ऐसे एंटिटीज हैं जिन्होंने फॉलो ही नहीं किया इन गाइडलाइंस को, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, ऐसे ही दिनेर्स क्लब, ये दिनेर्स में प्रोनाउंशिएट हो सकता है डाइनेर्स, क्या पढ़ोगे आप, जो भी पढ़ो, दिनेर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, इनको भी बैन कर दिया या रोक दिया कि भाई अब आप अपने कस्टमर्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। HDFC को भी ये कहा है कि न्यू कार्ड कस्टमर्स को आप तभी बना पाओगे जब आप डेटा यहाँ पर स्टोर करोगे, क्योंकि आपको ये तो ध्यान ही होगा ना कि HDFC में रिसेंटली जो कोविड-19 टाइम था तब इन्वेस्टमेंट चाइना से बहुत आया था, याद होगा आपको शायद, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत है, पेटीएम में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत है। तभी तो फिर उसके बाद में थोड़े जैसे ही ईस्टर्न लद्दाख में थोड़ी सी दादागिरी चाइना ने दिखानी शुरू की थी तो हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन बंद कर दी थी। चाइना तो क्या, इंडिया के साथ में जो भी कंट्रीज अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने की बात की गई थी। तो इन्वेस्टमेंट करने वाला हमारा नेबर तो कौन है, एक ही है चाइना, बाकी तो कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, उल्टा इंडिया और देता है उन सबको, तो चाइना को काउंटर करने के लिए। तो मुद्दा ये है कि RBI के इस सर्कुलर के लिए कोई कंप्लायंस नहीं दिखाई मास्टर कार्ड ने, तो ऐसे में RBI ने सेक्शन 17 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ये बैन लगा दिया। ओके, तो ये मुद्दा था मेन। आगे चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार पढ़ लेना आप जरूर से। इन्होंने ये बोला है कि उबर जो है वो बिल्कुल भी एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के काम नहीं कर रही है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार आ रहा है ये, ठीक है। इन होलसेल प्राइस इंडेक्स जून में थोड़ा सा डाउन हुई है 12.07, दैट्स गुड।
सऊदी अरब और यूएई ने देखो बातचीत शुरू की है कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 100 रुपये लीटर से भी ऊपर जा रही है, 125, 120, 115, 112, तो बोलो उसको कंट्रोल किया जा पाएगा। वो हमारे लिए थोड़ी राहत की सांस है। ओके, वर्ल्ड पेज पे ऊपर की न्यूज़ हम देख चुके हैं। श्रीलंका के हाल बेहाल हो रहे हैं, थोड़ा सा वो जान लेते हैं क्या है मुद्दा। देखो जी, बात ऐसी है, लगातार कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। रिजर्व जो श्रीलंका के पास में वो इतने रह गए हैं कि वो अपने इंपोर्ट्स को केवल 3 महीने तक बियर कर सकता है। इस साल में श्रीलंका को 3.7 बिलियन का कर्जा चुकाना है, उसमें से अभी तक केवल 1.3 बिलियन डॉलर ही वो चुका पाया है। तो सरकार के पास में कर्जा बहुत, चुकाने की व्यवस्था है नहीं। इसके लिए देखो, श्रीलंका ने वैसे तो चाइना के साथ में एक स्वैप एग्रीमेंट किया है। ठीक है, स्वैप फैसिलिटी का मतलब कि चाइना जो है वो श्रीलंका को फैसिलिटी कर रहा है कितनी की, 1.5 बिलियन डॉलर का उसने उधार दिया। उधार का मतलब 1.5 बिलियन दे दिए, फिर उसके बाद में श्रीलंका अपना धीरे धीरे टाइम के साथ में चाइना को रीपे कर देगा। ठीक है, और वो भी किस में कर सकता है, आराम से जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें भी, और भी फैसिलिटी आसानी से मिल जाएंगी। अब इंडिया भी 400 मिलियन डॉलर का जो स्वैप अरेंजमेंट है उसको अवेल कराया जा रहा है इंडिया के द्वारा भी श्रीलंका को। तो ये चीज़ें हैं, श्रीलंका के हाल खराब। बाकी चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर ही चुका है वहाँ पर। तो ये आने वाले टाइम पे देखो पाकिस्तान के भी हाल कुछ ऐसे होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। वर्ल्ड पेज पे, स्पोर्ट्स पेज पे आप देखो कि एथलीट्स जिनको कोविड-19 मतलब मैच होने से जस्ट पहले अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, ओलंपिक्स से रिलेटेड ही केस है। इधर आप देख सकते हो ऑनलाइन हेट बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर इंग्लैंड में, जो अभी हमने देखा ना, जैसे ही अभी फुटबॉल मैच हार गई इंग्लैंड फाइनल मैच, तो उसके चलते बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा यहाँ पर विंबलडन मैचेस में कुछ बैटिंग का कुछ इशू आया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और यहाँ पर देखो अभी जो टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होंगे ना, उसमें क्या है, डू इट योर सेल्फ मेडल सेरेमनी एट टोक्यो गेम्स। जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही गेम होते हैं फाइनल, उसके बाद में 3 प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं इस तरीके से, जहाँ पर सबसे ऊंचा गोल्ड का, उससे सेकंड सिल्वर का, और फिर ये ब्रॉन्ज का। तो यहाँ पर 3 जो प्लेयर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रैंकर है, हाईएस्ट रैंकर है, वो तो गोल्ड वाले पे खड़ा हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। अब इनको जो मेडल दिया जाता था तो कुछ लोग आते थे, हाथ मिलाना, वो सारी सेरेमनीज होती थी। अब क्या है, कोरोना के चलते इन लोगों के सामने क्या होगा, ट्रेज आ जाएंगी, ट्रेज में मेडल रखे होंगे और इनको अपने हाथों से वहाँ जा करके मेडल अपने गले में डालना है। ये होगा अब ये। ठीक है, तो समस्याएं बड़ी हैं, चिंता की बात। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से ओडीआई सीरीज़ में हरा दिया, तो मिसबाह उल हक बड़ी चिंता में है, पाकिस्तान के हेड कोच, और होने भी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड की टीम, पूरी मेन टीम कोविड इन्फेक्शन के चलते खेल ही नहीं रही है। ये तो सेकंड टीम थी, टीम बी। सेम चीज़ आप देखो, इंडिया की मेन टीम है वो तो खेलने गई हुई है कहाँ पे, इंग्लैंड में, और टीम बी को श्रीलंका में भेजा है। तो स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा इनकरेजमेंट है वो देखो, आईपीएल का आउटकम देखो आप। ठीक है, तो डिस्कशन में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।